जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों कोई क्लास में आया हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ मेरे पर्सनल काम के वजह से कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं दोस्तों माफी चाहता हूँ। लेकिन अब से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर क्लास को करेंगे। रेगुलर क्या करेंगे दोस्तों, क्लास को करेंगे। और टारगेट हम लोग का क्या होगा दोस्तों, तो टारगेट दोस्तों अभी फिलहाल तो टारगेट जो है दोस्तों किस एग्जाम के लिए होगा, तो जो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम क्या बताने बताने वाले हैं, साइंस। क्या बताने वाले दोस्तों, साइंस। तो साइंस का वेटेज की बात करें दोस्तों ग्रुप डी में, तो साइंस का वेटेज क्या होता है, लगभग 25 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है ग्रुप डी में। तो साइंस का दोस्तों हम क्या करें, और पिछले 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, हमने करा के रखा है दोस्तों। साइंस का जो यूथ का जितने भी साइंस टॉपिक है वो सारा का वीडियो मैं दोस्तों बना के रखा हूं पहले से। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्या था दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। और कहां से पूछा गया था, 8 क्लास, 9 क्लास और 10th क्लास का दोस्तों डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस का डायरेक्ट क्वेश्चन 8 और 9th और 10th के क्लास से पूछा गया था। तो वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे। और हर एक संभावित क्वेश्चन दोस्तों जो एनसीईआरटी का, चाहे 8th क्लास हो या 9th क्लास हो या 10th क्लास का, सारे क्लास का। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम 9th क्लास का जो मोशन चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को। और ये मोशन का दोस्तों 2 क्लास, 2 से 3 क्लास होगा। 20-20, 25 क्वेश्चन का दोस्तों सेट लेके चलेंगे। इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा थ्योरी को रिवीजन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं दो तरीके से बनाऊंगा दोस्तों। पहला दोस्तों, पहला वीडियो क्या बनाऊंगा इसमें, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थ्योरी कहीं से पढ़ रखा है और वो सिर्फ चाहते हैं कि हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो वो यहाँ पर दोस्तों उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को बता देंगे। तो ये शॉर्ट में 10-15 मिनट में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट खुद चेक पाएंगे कि कितने क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं। और एक ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी क्लास भी करना चाहते हैं। तो हम पहला में सिर्फ आंसर बताएंगे और दूसरा वीडियो जो बनाएंगे दोस्तों इसी का, सेम क्वेश्चन सेम रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। और वो सारे के सारे उसमें थ्योरी क्या होगा, कवर किया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से ही। और उससे आप सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका, और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरी भी क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा। तो जिसको अगर सिर्फ क्वेश्चन करना करना है तो वो दूसरा प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है साइंस का। और जो थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास में रहें। सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग तो यहाँ से शुरू करते हैं। और रेगुलर दोस्तों ये क्लास चलने वाला है अब, जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। तो हम लोग दोस्तों ये लेवल क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, अगर साइंस की लेवल की बात करें दोस्तों, तो सबसे कठिन किस में होता है, ग्रुप डी में। यहाँ तक कि दोस्तों रेलवे में कोई भी एग्जाम होता है तो सबसे अधिक हार्ड लेवल जो क्या होता है ना, साइंस का हार्ड लेवल किस में होता है, वो ग्रुप डी में होता है। वो किस में होता है दोस्तों, ग्रुप डी में। तो अगर आप ग्रुप डी लेवल का कर लेते हैं साइंस, तो वन डे एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का आराम से आप दे सकते हैं, क्योंकि साइंस का लेवल ग्रुप डी में ही ज्यादा हार्ड पूछा जाता है। तो ग्रुप डी के लेवल को देखते हुए, और जो बच्चे दोस्तों नाइन्थ नाइन्थ और 10th क्लास का है वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसी का ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बताया गया है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे इस क्लास में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी को, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थिति को परिवर्तन में को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्थिति में परिवर्तन क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे कोई व्यक्ति है या बंदा है या लड़का है या लड़की है या कोई भी है, यहाँ पे एक ए है, क्या है, ए है। और यहाँ पे समय क्या हो रहा है, मान लेते हैं 10 10 बज रहा है अभी। समय कितना हो रहा है दोस्तों, 10 बज रहा है। तो यहाँ पे
ए कोई बंदा है, यहाँ पे समय कितना है 10 बज रहा है, और 10 बजे के बाद यानी 10 जैसे कि 10 मान लेते हैं 10:15 हो गया, क्या हो गया 10:15 हो गया, तो यहाँ से ये जो बंदा है, यहाँ पे कोई लड़का जो था या बंदा था वो बी के पास चला गया, बिंदु ए से कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया, तो यहाँ पे जो समय हो रहा है मान लेते हैं 10 बजकर कितना हो रहा है 15 मिनट हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समय में क्या हुआ परिवर्तन हुआ, 15 मिनट का परिवर्तन हो गया। तो 15 मिनट में यहाँ पे जो व्यक्ति या वस्तु या जो भी था ए से बी तक चला गया, ए से कहाँ तक चला गया बी में चला गया, यानी कि इसका स्थिति पहले क्या था ए पर था, अब इसका स्थिति कहाँ पे चला गया बी में चला गया, यानी कि इसका स्थिति में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। तो इसका स्थिति में क्या हुआ परिवर्तन होने का मतलब क्या है, यानी कि इसका स्थिति चेंज हो गया, तो स्थिति चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये गति में होगा, ये क्या होगा गति में होगा, तो जब ये गति में होगा तभी तो इसका स्थिति चेंज हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा गति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों गति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति का स्थिति या अवस्था चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, यानी कि उसे गति में समझा जाता है, उसे क्या किस में समझा जाता है गति में समझा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है दोस्तों, जो एक देखिए दोस्तों एक होता है एक होता है दूरी, बताता हूँ अभी देखिए दोस्तों, एक होता है क्या दोस्तों दूरी होता है यानी कि डिस्टेंस, और एक क्या होता है विस्थापन, एक क्या होता है विस्थापन, ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझिएगा, जैसे कि ये कोई दो निश्चित बिंदु है, अगर हमें ए से बी तक जाना है, अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं ए है और यहाँ पे बी है, अगर ए से बी तक हमें जाना है तो इसको हम ए से बी तक जाने के लिए कई रास्ता होगा, अगर हम बात करें तो इधर से भी जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो इधर से भी जा सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये सीधी रास्ता को भी अपना सकते हैं और सीधे जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस रास्ता से हम जाने हैं, तो जिस रास्ता से हम जाते हैं तो वो क्या कहलाता है दूरी कहलाता है, पाथ जिस पाथ से हम जाते हैं वो क्या कहलाता है दूरी कहलाता है। लेकिन जो दो बिंदु के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट कम दूरी बिंदु होगा यानी कि सीधा एक रास्ता खींचेंगे जो कि एकदम सीधा होगा कोई टेढ़ा नहीं होगा, तो ये हमारा दूरी हो गया, और ये भी क्या हो गया यानी कि ये दोनों दूरी हो गया, ये दूरी हो गया। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटी दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच में या दो स्थान के बीच में, तो वो क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है, क्या कहलाता है वो विस्थापन कहलाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया दूरी के बारे में जाना, अब आगे हम लोग दोस्तों धीरे धीरे सारा क्वेश्चन के थ्रू से ही समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो किसी वस्तु किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाएगा दोस्तों, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाएगा, उस बिंदु को क्या कहा जाएगा मूल बिंदु कहा जाएगा। तो मूल बिंदु क्या होता है दोस्तों ये समझिए, जैसे कि देखिए दोस्तों अगर मैंने पिछला क्वेश्चन में क्या बताया दोस्तों कि अगर ए पर इसकी स्थिति 10 बजे ए बिंदु पर कोई व्यक्ति का स्थिति था, लेकिन 10:15 में इसका स्थिति क्या हुआ चेंज हो गया, यानी कि ए से बी में चला गया, ए से कहां पे चला गया बी में चला गया, तो हम इसको अगर यहाँ पे बी में चला गया तो इससे अगर पूछा जाए कि तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, तो ये क्या बताएगा कि हम बिंदु ए से आ रहे हैं, बिंदु ए से आ रहे हैं, तो ये उसके तुलना में बताएगा कि यहाँ से कहां से आ रहे हो ए से, तो मूल बिंदु ओरिजिन को कहा जाता है, जहां से कोई वस्तु निकलता है वो क्या कहलाता है ओरिजिन बिंदु कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि कोई जैसे सूर्य ही मान लेते हैं दोस्तों, सूर्य तो हमारे पृथ्वी में बहुत सारे लाइट आता है, बहुत सारे क्या आता है सनलाइट आता है, रेडिएशन आता है, तो इस रेडिएशन का ओरिजिन बिंदु क्या है, सनलाइट का ओरिजिन बिंदु क्या है सन है सूर्य है, तो वो क्या कहलाता है ओरिजिन कहलाता है बताने के लिए। तो यहाँ पे मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा, यानी कि जहां से कोई वस्तु निकलती है वो क्या कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है मूल बिंदु। फिर रेफरेंस पॉइंट कहलाता है जहां से हम कोई चीज का तुलना करते हैं, जहां से कोई चीज का तुलना करते हैं, तो यहाँ पे मूल बिंदु क्या होगा सेंसर हो जाएगा।
श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है? उसकी गति किस प्रकार की है? तो देखिए दोस्तों, श्याम अपने घर से स्कूल आता है, तो देखिए दोस्तों, कोई अगर स्कूल जाएगा तो क्या वृत्तीय गति में, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे पहले सरल रेखीय गति की बात करते हैं, तो सरल रेखीय गति क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई हम सीधी रास्ता पे जाते हैं। सरल मतलब क्या होता है? सीधा। सरल मतलब क्या होता है? सीधा। तो ए से बी तक जाते हैं तो उसको क्या मानेंगे हम? सरल रेखीय गति मानेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर कोई जाता है स्कूल तो कोई जरूरी नहीं कि सीधा हो, तो वो कर्व ऐसे भी हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उसे हम सरल रेखीय गति ही मानते, यहाँ पे मानेंगे। तो श्याम अपने घर से विद्यालय आता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगा? सरल रेखीय गति होगा। क्या होगा? सरल रेखीय गति होगा। हम वृत्तीय गति की बात करें दोस्तों, तो देखिए वृत्तीय गति क्या होगा? वृत्तीय गति क्या है दोस्तों? जैसे कि ये कोई सर्कल है, अब सर्कल है, यहाँ पे ये बिंदु ये है, तो यहाँ पे ये से चला चलना शुरू किया और ये फिर यहीं पे आ गया, तो ये इसका स्कूल जब तक एक पूरा सर्किल कंप्लीट ना कर ले तो वो कैसे उसको वृत्तीय गति नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? अगर ये सर्कुलर पाथ में कोई मूव करता है तो वो वृत्तीय गति कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। तो वृत्तीय गति है क्या? नहीं है। घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है दोस्तों? यानी कि इस बिंदु पर जैसे कि कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, एक रस्सी रस्सी एक रस्सी को, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, 8 9 क्लास में पढ़ा होगा आपको, आप लोग, कि एक कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक रस्सी में पत्थर बांधता है और उस पत्थर को हाथ से घुमाता है। वो हाथ से घुमाता है, ये पूरा इस प्रकार से घूमता है, तो ये फिक्स बिंदु से घूम रहा है। वो कहाँ से कर रहा है? इस बिंदु से खुद रोटेट कर रहा है, खुद यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए घूम रहा है, तो वो क्या कर लेगा? रोटेशनल मोशन कहलाएगा। और एक क्या है दोस्तों? दोलन गति। तो दोलन गति क्या होता है? दोलन गति क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि जो घड़ी है, जैसे कि घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो यहाँ से आता है, फिर ये इधर जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन या तो दोलन गति कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है? तो वो सरल रेखीय गति है। जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तब इसका वेग परिवर्तित कहा जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से, अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये क्या है? एक वृत्त है या सर्कल है। वृत्ताकार क्या है? वृत्ताकार पथ है। ये क्या है? वृत्ताकार पथ है। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु यहाँ पे घूम सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसकी गति की बात करें दोस्तों, ये क्या होगा? ये सर्कुलर गति में है, ये क्या होगा? इसका क्या हो रहा है? गति बदल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका गति क्या होगा? गति जो होगा वो सेम रहेगा। गति जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन वेग, वेलोसिटी क्या होगा इसका? वेलोसिटी जो रहेगा दोस्तों, सेम नहीं रहेगा। वेग, ये स्पीड हो गया और ये क्या हो गया? वेग हो गया। तो वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा सेम नहीं रहेगा सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में सेम नहीं रहेगा, लेकिन स्पीड क्या होगा? सेम रहेगा। सर्कुलर पाथ में अगर कोई, जैसे कि मौत का कुआं देखा होगा दोस्तों, गाड़ी जो चलाता है वो सर्कुलर पाथ में होता है, तो उसका स्पीड सेम स्पीड से घूमता है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होगा? सेम नहीं होगा। वेलोसिटी सेम क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? बात को समझिए। जैसे कि हम क्या जानते हैं, जो गति हमारा है वो क्या है? अदिश राशि है। गति क्या है? अदिश राशि है। गति अदिश है और वेग, वेलोसिटी क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है? सदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है? सदिश राशि है। अब देखिए दोस्तों, अगर अदिश राशि है गति, इसलिए ये क्या है? इसका स्पीड क्या होगा? सर्कुलर पाथ में सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से वेग क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। देखिए देखिए दोस्तों, हम सदिश, सदिश मतलब क्या जानते हैं? जिसकी दिशा भी सदिश राशि। सबसे पहले सदिश को समझिए दोस्तों, कि सदिश राशि क्या है। तो सदिश राशि वो राशि है दोस्तों जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसको परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी हो, जिसे हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, यानी कि कुछ वैल्यू हो, और जिसमें डायरेक्शन भी, एक निश्चित डायरेक्शन हो, निश्चित क्या हो? डायरेक्शन हो, तो वो क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि कहलाता है। लेकिन दोस्तों, अगर सर्कुलर पाथ में करेगा, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु या तो गाड़ी घूम रहा है, तो मान लेते हैं इस बिंदु पर घूम रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसकी डायरेक्शन
किसी सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन निकालते हैं, दिशा किस प्रकार से, उस पर टेंजेंट निकाल के निकालते हैं। तो यहाँ पे जब व्यक्ति का दिशा होगा इस तरफ होगा, जब ये यहाँ आएगा तो इसका दिशा इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे जब आएगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इधर होगा, यहाँ पे जब व्यक्ति होगा तो इसका दिशा इस तरफ होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस पर यहाँ पे होगा। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई व्यक्ति घूमता है या गति करता है तो उसका हर जगह डायरेक्शन क्या होता है, दिशा अलग अलग होता है। हर एक पॉइंट पर एक एक सेकंड में उसका दिशा अलग अलग होता है, डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग से होता है। लगातार उसका दिशा क्या होता है, बदलता रहता है, जिसकी वजह से वेग क्या होता है दोस्तों, एक सदिश राशि हो जाता है। वेग क्या हो जाता है, एक सदिश राशि हो जाएगा। और यहाँ पे वेग क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। तो वेग गतिशील में रहेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन गति क्या रहेगा, सेम रहेगा। गति यहाँ पे नहीं बदलेगा, सर्कुलर पाथ में गति नहीं बदलेगा क्योंकि इसकी गति एक अदिश राशि है। गति डायरेक्शन पे नहीं, गति में मैग्नीट्यूड होना सिर्फ चाहिए जरूरी है, तो वो अदिश होता है। तो गति यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, हर एक पॉइंट पर अलग अलग रहेगा क्योंकि इसका दिशा हर जगह क्या रहा है, बदल रहा है। इसकी डायरेक्शन व्यक्ति का, वस्तु का बदल रहा है। तो यहाँ पे कार की बात कर रहा है, तो कार एक समान त्वरण से गतिशील है। जब यहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं तो त्वरण कहाँ पे होगा, त्वरण, कार की दिशा लगातार बदल रही है। तो बिल्कुल दोस्तों कार की दिशा लगातार बदल रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमेशा वेग परिवर्तित यहाँ पे माना जाएगा कि वेलोसिटी हर एक बिंदु पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महक 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से गति करना शुरू करती है और 5 मिनट के बाद पुनः बिंदु ए पर आ जाती है। महक द्वारा विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है। यहाँ से दोस्तों इसको फिर से क्वेश्चन को देखते हैं उधर से, क्योंकि जगह बचेगा इधर बताने के लिए, तो बात को यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। महक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से गति करना शुरू करती है और 5 मिनट के बाद पुनः बिंदु ए पर आ जाती है। महक द्वारा विस्थापित यानी कि विस्थापन कितना हुआ है, महक द्वारा विस्थापन कितना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने दूरी पढ़ा, विस्थापन और दूरी के बारे में जाना था कि दूरी पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सीधा रास्ता होता है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। अगर यहाँ पे महक मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, महक है, तो यहाँ से महक ने चलना शुरू किया और महक पुनः कहाँ पर आ गई, फिर से बिंदु ये पर पहुंच गई। जहां से शुरू किया था महक ने, फिर पुनः उसी बिंदु पर आ गई। तो महक द्वारा विस्थापन क्या है, महक द्वारा विस्थापन क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूरी, जो दूरी होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूरी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु जहां से चलना शुरू करता है और उसी स्थान पर आ जाता है, तो वो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे यही अगर पूछा जाए दोस्तों कि इसकी दूरी क्या होगा, इसकी दूरी क्या होगा, इसकी दूरी क्या होगा, तो ये महक 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार पथ वाली, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। 7 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो महक के द्वारा दूरी कितना तय किया गया है, अगर पूछा जाए तो दूरी कितना किया गया है, विस्थापन तो जीरो है। विस्थापन क्या है कि जहां से कोई वस्तु जाता है और वहीं पे आ जाता है, तो वो क्या होता है, विस्थापन जीरो हो जाता है, विस्थापन जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूरी की बात करें तो दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, वृत्त, ये क्या होता है, वृत्त का ये लेंथ जो है उसको हम कैसे कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है उतनी ही दूरी क्या करेगा, महक तय करेगी। महक उतनी ही दूरी तय करेगी, क्योंकि यहां से गई, यहाँ पे जहां से शुरू की वहीं से, यानी कि वृत्त का परिधि के बराबर, वृत्त का परिधि के बराबर वो क्या करेगी, अपनी दूरी को तय करेगी। तो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr। क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr। यानी कि जो महक तय दूरी तय करेगी वो 2πr तय करेगी। 2π का मान क्या होता है, 22/7। और जो त्रिज्या कितना है दोस्तों, 7 है। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 22×4, यानी कि 44 सेंटीमीटर उसका दूरी तय करेगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन विस्थापन की जगह पर दूरी पूछता, दूरी पूछता तो दूरी कितना तय करती महक, 44 सेंटीमीटर दूरी तय करती।
44 सेंटीमीटर दूरी तय करती महक। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, और दूरी क्या हो गया दोस्तों, 44 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त का परिधि के बराबर ही क्या करेगी महक, महक द्वारा दूरी तय करेगी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों मैं और यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, और ये बिंदु ये है। अगर ये से ये सिर्फ वृत्त का आधा दूरी तय करती है, वृत्त का सिर्फ आधा दूरी तय करती है, मतलब महक थी वो बिंदु ये से चलना शुरू करती है और सिर्फ यहीं पे आकर के क्या होता है, रुक जाती है। आधा दूरी मतलब वृत्त का आधा दूरी तय करता है, यानी कि वृत्त की आधी दूरी तय करता है, वृत्त की आधी दूरी तय करता है, तब क्या होगा, वृत्त की आधी दूरी पर, आधी दूरी तय करे, तय करे, वृत्त की आधी दूरी तय करे, तब तब इसमें क्या होगा, तब विस्थापन क्या होगा, तब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन और दूरी क्या होगा, विस्थापन या दूरी क्या है, या क्या होगा, विस्थापन या दूरी क्या होगा। और हाँ दोस्तों, अगर इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि 7 है, त्रिज्या क्या है, 7 है, त्रिज्या क्या दोस्तों, 7 है, ये इसका क्या होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा सर्कुलर का। तो जब आधी दूरी तय करेगा तो इसमें विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों दूरी की बात करते हैं, दूरी। तो दूरी हमारा क्या होता है, यहां से डिपेंड करता है कि दूरी हमारा क्या है, जो जिस रास्ता से गया है उस रास्ता को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये क्या होगा, दूरी कहलाएगा। यहां तक ये जो यहां से यहां तक आया है वो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो दूरी कितना होगा, तो ये वृत्त का आधा ही दूरी तय कर रहा है। तो ये क्या होगा, वृत्त का परिधि जो होता है पूरा क्या होता है, 2πr होता है। तो दूरी यहाँ पे क्या होगा, वृत्त की परिधि बट्टा 2, वृत्त की परिधि बट्टा 2, क्योंकि अर्धवृत्त है, क्योंकि क्या है ये अर्धवृत्त है। तो 2πr बट्टा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि πr इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा πr। अगर इसको संख्या में पूछा जाए तो यहाँ पे r का मान 7 रख देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा। दूरी कितना होगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे r का वैल्यू 7 नहीं देगा, डायरेक्ट डायरेक्ट बोला जाएगा कि वृत्त का त्रिज्या r है, इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इतना दूरी तय करेगा तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त की आधी दूरी तय कर रहा है, तो ये आधी दूरी हो जाएगा। अब इसमें विस्थापन क्या हो सकता है, तो विस्थापन हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि दो बिंदुओं का जो सीधा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहला देगा। यानी यहाँ से बिंदु ये से लेकर के ये बिंदु ये तक का सीधा रास्ता कौन है, ये है, ये क्या है, सीधा रास्ता है। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, व्यास होगा, व्यास होगा, यानी कि आर, यहाँ से ये आर होगा, फिर यहाँ से आर होगा, यानी कि 2r। विस्थापन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो विस्थापन अगर 2r हो जाएगा तो यानी कि 2 × 7 यानी कि 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर, या जो भी होगा यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी कितना हो गया दोस्तों, अर्धवृत्त के लिए 2πr हो गया, और यहाँ पे πr हो गया। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल में लाने वाला हूँ आगे के कोई मतलब कि अगले क्लास में, आज होगा तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में देखूंगा, मैं ले आऊंगा, क्योंकि ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। गीता 10 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जिस बिंदु से वह चलना शुरू करती है अंत में वह उसी बिंदु पर पहुंचती है। गीता द्वारा तय की गई दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब क्या, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्गाकार। ये क्या दोस्तों, मान लेते हैं एक वर्गाकार खेत है, ये क्या है, वर्गाकार खेत है, जिसकी भुजा क्या है दोस्तों, 10-10 सेंटीमीटर सब वर्ग है, तो जाहिर सी बात है सारी भुजा क्या होगा, सेम होगा, और चारों ओर चक्कर लगाती है, और जिस बिंदु से चलना शुरू करती है, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे ए है, और ये इधर से गई, इधर से गई, फिर इधर से गई, फिर ये पुनः बिंदु यहीं पे आ गई, यानी कि ए बी सी डी, और बिंदु ए पर फिर से आ गई। तो ये टोटल दूरी कितना तय करेगी, टोटल दूरी कितना तय करेगी। अगर ये भुजा के तरफ से गई है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी कि 10 10 20 और 10 10 30 और 10 40। तो ये कितना दूरी इसने तय किया है, 40 सेंटीमीटर तय किया है। या तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, 4 × भुजा,
तो यहाँ पे 4 गुना भुजा कर देंगे, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 10 10 20 10 30 और ये 10 40 हो जाएगा इसका। लेकिन यहीं पे अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो जिस बिंदु से चलना शुरू किया था वो उसी बिंदु पर फिर से आ गया, जिस बिंदु से चलना शुरू किया था उसी बिंदु पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि विस्थापन जीरो है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया था ये वहीं पर आ गया। तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों एक तरीका से और हम देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये वर्ग हो गया, क्या हो गया, वर्ग हो गया। और ऐसा बोला जाए कि ये से ए बी सी डी, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखिए दोस्तों। पहले पूछा जाएगा कि ये बिंदु ए से लेकर के डी तक ये इस तरफ इधर से जाती है, यानी कि ये गीता जो है डायगोनली जा सकती है, यानी कि ये विकर्ण के माध्यम से भी जा सकती है। तो विकर्ण से जाएगा तो यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि ए से होते हुए बी से होते हुए ये डी तक गया, ये कहां पर तक गया, इसको एक समझ दोस्तों, सी डी, ए से लेकर के सी तक गई और सी तक रुक गया, और इसकी क्या है, भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो इसका विस्थापन कितना होगा और दूरी कितना होगा। तो दूरी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये रास्ता पर डिपेंड करता है कि किस रास्ता से गया है। तो 10 और 10 20, इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होगा, यहां से यहां तक का जो सीधा एक रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यहां से देखिए ये सीधा रास्ता से अगर इधर से गया तो ये विस्थापन कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो एसी यहाँ पे इसके लिए एसी क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, इसका ये जो होता है दोस्तों, ये एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज में ये कौन क्या है, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग सारा कौन 90 होगा। तो जो विस्थापन यहाँ पे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। तो 10 दें 100 यानी 10 दें 100 और 10 दें 100 यानी कि 200 हो जाएगा, 200। और ये 200, अब ये 2 है तो उधर जाके रूट अंडर हो जाएगा। तो रूट अंडर होगा तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 100 10√2, 10 रूट क्या आएगा, 2 हो जाएगा। इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ये इसके लिए है, ये अलग से है दोस्तों। तो ये इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसके लिए है। तो इसका आंसर सी नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन से सही है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है, यह शून्य नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों हमने क्या कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट या जो विस्थापन है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये देखो नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ये इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, अ, संख्या रेखा जानते होंगे दोस्तों, संख्या रेखा या कार्टेशियन इक्वेशन, जो कार्टेशियन फॉर्मूला होता है, कार्टेशियन प्लान होता है। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु है, जीरो है। अगर उधर हम राइट साइड जा रहे हैं तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये इधर चलता जाएगा और ये सारा का सारा क्या होगा, प्लस में होगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन अगर बायां तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, -2 -3 -4, ये अनंत तक माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर हम बिंदु यहाँ पे खड़े हैं और इधर से हम यहाँ तक गए तो इसका दूरी या विस्थापन कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ से जिस बिंदु पर, यहीं से हम ए से मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से ए से चलना शुरू किया, यहाँ तक गए और इधर हम जा रहे हैं, तो वो हमारा कार्य क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन इधर जाने के बाद पुनः फिर इसी स्थान पर आ गए तो हमारा कार्य क्या हो गया, यह विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया, विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन यहाँ से आने के बाद फिर से इधर हम चले गए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कार्य क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए यह शून्य नहीं हो सकता है, गलत। हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये शून्य हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। देखिए दोस्तों एक बात और यहाँ पे इस लाइन से समझिए, दूरी जो होगा हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा विस्थापन का। दूरी यानी कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा या तो वो बड़ा होगा
या बराबर होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का। अब देखिए दोस्तों ये बड़ा कब होगा, बड़ा अगर यहाँ से ए से यहाँ तक मान लेते बी तक गए तो ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, तो जाहिर सी बात है ये टेढ़ा रास्ता से जाएगा तो दूरी तो बढ़ जाएगा, तो दूरी बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये सीधे इसी रास्ता से चला गया तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, विस्थापन है। लेकिन ये भी तो एक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये भी तो एक दूरी है। तो दूरी, और ये अगर इस रास्ता से गया तो ये विस्थापन भी है और दूरी भी है। ये क्या है, विस्थापन भी है और दूरी भी है। लेकिन अगर इधर से गया तो ये सिर्फ क्या होगा, दूरी होगा। तो जब एक ही पथ से जाएगा तो विस्थापन के रास्ता से ही जाएगा तो वो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा, उस केस में बराबर होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के दूसरे रास्ता से गया तो वो दूरी होगा, तो हमेशा वो बड़ा होगा। तो विस्थापन क्या होता, यानी कि दूरी क्या होगा, हमेशा बड़ा या बराबर होगा विस्थापन से। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही, ये क्या है दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और ये बार बार ग्रुप डी में कितनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दूरी से अधिक होता है तो विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी से अधिक होगा नहीं होगा। इसका मान शून्य हो सकता है, तो हमने क्या देखा, इसका मान शून्य हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को या तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को यहाँ पे क्या मानना है, सत्य मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इस केस में दोस्तों यहाँ पे आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि ए सही है, या बी सही है, या तो फिर ए बी सही है, या तो फिर सी डी सही है, इस प्रकार से। तो सी डी सही है, यानी कि यहाँ पे दोनों आंसर क्या होगा, सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा, क्योंकि विस्थापन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति कैसी होगी, उस वस्तु की गति कैसी होगी, उस वस्तु की गति कैसी होगी। देखिए दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, एक सड़क है, एक क्या है, कोई सीधी सड़क है, ये क्या है, कोई सीधी सड़क है। तो ये बिंदु मान लेते हैं ए है, और ये बिंदु बी है, फिर ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। यानी कि दूरी क्या है, सेम है, दूरी क्या है, सेम है। और ए से बी तक जाने के लिए हमें कितना समय लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। और बी से सी तक जाने के लिए भी 5 मिनट का ही समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है, इसमें भी 5 मिनट का ही समय लग रहा है। और सी से डी तक के जाने के लिए भी कितना लग रहा है, 5 मिनट का ही समय लग रहा है। यानी कि समान दूरी तय करने के लिए समान समय लगे, समान दूरी, दूरी क्या है, समान है, और समय भी क्या है, समान है। यानी कि समान दूरी को तय करने के लिए समान समय लगता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, एक समान गति हो गया, ये क्या हो गया, एक समान गति हो गया। लेकिन अगर हम एक असमान गति की बात करें तो क्या होगा, ये बिंदु यहाँ से ए है और ये क्या है, बी है। फिर यहाँ से क्या है दोस्तों, सी है, और यहाँ से क्या है, डी है। तो ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर है। फिर बी से सी तक की दूरी मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। और सी से डी तक की दूरी मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। यानी कि ये दूरी क्या है दोस्तों, अलग अलग है, दूरी क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि 10 मिनट लग गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि 16 मिनट लग गया, 16 मिनट लग गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि 7 मिनट लग गया। तो यहाँ पे दूरी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा, असमान गति, ये क्या कहलाएगा, असमान गति। ये हो गया एक समान गति, क्योंकि समान समय समान दूरी को समान समय द्वारा तय किया जाए तो वो एक समान गति कहलाता है। और असमान समय, असमान गति को असमान, यानी कि असमान दूरी को असमान समय द्वारा तय किया जाए तो वो असमान गति कहलाता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक समान गति हो जाएगा। नीचे दिए गए कॉलम में एक कार के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को बताया गया है, बताइए उसका गति किस प्रकार की होगी, उसकी गति किस प्रकार की होगी। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पे 8 AM है, मतलब 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फिर से एक रास्ता बनाते हैं दोस्तों, एक रास्ता बनाते हैं। यहाँ है 8 है, ओह सॉरी, यहाँ पे क्या है, 8 बजे है, 8 बज रहा है, यहाँ पे 9 बज रहा है, यहाँ पे 10 बज रहा है, और यहाँ पे 11 बज रहा है। क्या है, 11 बज रहा है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ से हल्का सा और मान लेते हैं, यहाँ से एक और, ये है, यानी ये बिंदु ये से शुरू किया ये, या तो फिर इधर बढ़ा लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड, ये दूरी इधर है, आगे भी है, क्या है, आगे भी है। तो 8 से 9 बजे तक जाने में, 8 से यानी कि 8 AM है दोस्तों, ये समय है, 8 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, और ये 10 बज रहा है, और ये 11 बज रहा है। तो 8 बजे ये 8 से यानी कि 8 से 9 बजे तक की दूरी को, 8 से 9 बजे तक ये क्या करता है, मात्र 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। और 9 से 10 में कितना, 18 किलोमीटर दूरी करता है। और 10 से 11 20 किलोमीटर, फिर 11 बजे से उधर क्या है, ये 24 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो देखिए दोस्तों, दूरी क्या है, सेम सेम है। 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, 11 से आगे 1 घंटा। देखिए एक एक घंटा का अंतराल है, समय क्या है, सेम है, लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग है। दूरी क्या है, अलग अलग है। तो हमने क्या देखा कि जब असमान दूरी को, देखिए असमान गति 3 तरीके से हो सकता है। पहला, दूरी अलग अलग होगा और समय भी अलग अलग होगा, तो वो क्या होगा, असमान गति। देता हूं दोस्तों, दूरी क्या होगा, अलग अलग होगा, और समय भी अलग अलग होगा, पहला असमान गति। दूसरा असमान गति की दूरी सेम होगा, समय अलग अलग होगा। तीसरा असमान गति की दूरी अलग अलग होगा, नहीं, दूरी सेम होगा और समय अलग अलग होगा। तो ये 3 प्रकार का आसमान गति है। तो यहाँ पे देखिए 8 से 9, ये 12 ही चल रहा है, 12 चल रहा है, 12 किलोमीटर चल दूरी चल रहा है, 12 मीटर चल रहा है। फिर 9 से 10 18 मीटर चल रहा है, फिर 10 से 20 20 मीटर चल रहा है। यानी कि दूरी क्या है, अलग अलग है। समय एक एक घंटा का अंतराल है, लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होगा, एक असमान गति होगा। ये क्या होगा, एक असमान गति होगा, असमान गति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगले 14 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उस वस्तु का औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, औसत चाल, सबसे पहले चाल बराबर जान लेते हैं दोस्तों। चाल क्या होता है, चाल जो होता है वो दूरी बट्टा समय होता है। चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। लेकिन और विस्थापन क्या होता है, सॉरी, वेग क्या होता है दोस्तों, वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय, ये क्या होता है, वेग हो जाता है। लेकिन औसत चाल की बात करें, औसत चाल या औसत वेग या गति, तो इसमें कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा बट्टा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितना है दोस्तों, पहले तो वो 16 मीटर चला, फिर अगला क्या है, 14 मीटर चला, अगला क्या है, 14 मीटर चला। समय पहले कितना समय लिया, 4 सेकंड का समय लिया, फिर आगे क्या किया, 2 सेकंड का समय लिया। तो दूरी टोटल कितना हो गया, 16 और 14, 16 14 यानी कि 30, और 4 और 2 क्या हो गया, 6, यानी कि 6 पचे 30, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई वस्तु 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु का चाल, तो चाल बराबर हम क्या जानते हैं, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है दोस्तों, दूरी 200 मीटर है, और समय कितना है, 5 सेकंड। तो ये 5 चौके क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चाल क्या है दोस्तों, दूरी बटा समय। अब एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों, तो एसआई यूनिट कैसे डिसाइड होता है, जो एसआई यूनिट है वो कैसे डिसाइड होता है, तो दूरी का क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड, एसआई यूनिट। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये एसआई यूनिट हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु ए पर आ जाती है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग हमने क्या देखा दोस्तों, वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। तो
उस वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ए पर आ जाता है, तो विस्थापन यहाँ पे 50 किलोमीटर चल रहा है दोस्तों। लेकिन ये जितना दूरी तय करता है, यानी कि पुनः ये अपने बिंदु पर ही यानी कि जहां से चलना शुरू करता है ये पुनः उसी स्थान पे आ गया। तो विस्थापन जैसे कि 50 किलोमीटर ये पहले चला, फिर 50 किलोमीटर उसी स्थान पर आ गया। जैसे देखिए तो यहाँ से बिंदु ए से ये चलना शुरू किया और बिंदु ए पर चला गया, तो यहाँ से ये 50 किलोमीटर पहले क्या गया, गया, और फिर 50 किलोमीटर क्या हुआ, वापस आया। तो 50 जाने का और 50 आने का, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि बाएं तरफ माइनस हो जाएगा। तो ये 50-50 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 घंटा, यानी कि 0 इसका विस्थापन होगा। यानी कि जहां से चलना शुरू किया फिर उसी स्थान पे आ गया, तो विस्थापन क्या होगा दोस्तों, 0। तो जब विस्थापन 0 हो गया तो वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वहीं पे आ गया। तो विस्थापन ही जब 0 हो गया, विस्थापन में 0 हो गया तो वेग भी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार विराम अवस्था से अपनी गति शुरू करती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह रुक जाती है, तो उस कार का औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। क्या है दोस्तों, जब विरामावस्था से शुरू होता है तो लीनियर मोशन में हम एक चीज और देखेंगे, जो गैलीलियो का फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कार विरामावस्था से अपनी गति शुरू करती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह रुक जाती है, तो उस कार का औसत वेग क्या होगा। तो यहाँ पे औसत वेग की बात करें दोस्तों, तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, क्योंकि समय का यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो समय को मान लेते हैं क्या है, 1 घंटा मान लेते हैं, समय कुछ नहीं हो तो 1 घंटा मान लेते हैं। और दूरी क्या है, दूरी कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर। तो वेलोसिटी हम क्या मान लेंगे, यानी कि दूरी वेलोसिटी वेग हमें औसत वेग पूछा गया है, तो विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन यानी कि 10/1, और वैसा भी हम लोग क्या जानते हैं, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो दूरी यहाँ तो वही है, विस्थापन को दूरी मानेंगे, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा यूनिट किलोमीटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन को भी किलोमीटर कर सकते हैं, कर लीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चाल का एसआई मात्रक क्या है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, कि जो चाल हमारा होता है वो क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड होता है। तो मीटर बट्टा सेकंड को, इसी को क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और सेम दोस्तों विस्थापन का भी, वो सर ये चाल हो गया, वेग का, वेग का भी एसआई यूनिट क्या होगा, वेग का क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन यानी कि इसका भी क्या होगा, मीटर, विस्थापन भी तो एक प्रकार का दूरी है, तो मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए दोस्तों, ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर गाड़ी आपने देखा होगा दोस्तों, कि जो गाड़ी होता है या टू व्हीलर जो होता है दोस्तों, टू व्हीलर वाला, टू व्हीलर गाड़ी जो होता है, टू व्हीलर या दो पहिया वाला जो गाड़ी होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक फ्यूल मीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, फ्यूल मीटर, ओडोमीटर, एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर। फ्यूल फ्यूल मीटर क्या बताता है दोस्तों, कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, ये फ्यूल का इंडिकेशन देता है। ओडोमीटर क्या बताता है, जैसे कि यहाँ पर है हम, यानी कि ये बिंदु पर है, और बी बिंदु पर, ए बिंदु को मान लेते हैं कि 10 बजे यहाँ पर है हम, और 11 बजे बी बिंदु पर चले गए। तो ए से बी तक गाड़ी द्वारा हम कितना दूरी तय किए, यानी कि ए से बी द्वारा जो दूरी हम तय किए 10 किलोमीटर का, ए से बी तक, तो ये 10 किलोमीटर दिखाएगा कि कितना दूरी तय किया। तो 10 किलोमीटर दूरी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है वो दिखाता है ओडोमीटर। तो यहाँ पे दूरी बताएगा, तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये दूरी को बताता है कि कितनी दूरी आपने तय किया है,
स्पीडोमीटर क्या बताता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं ना, स्पीडोमीटर में दिखाता है कि 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड दिखाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं। तो अभी 50, जैसे एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, तो स्पीडोमीटर ज्यादा दिखाएगा। एक्सीलरेटर कम करेंगे तो स्पीडोमीटर कम दिखाएगा। तो वो स्पीडोमीटर क्या बताता है, गाड़ी का स्पीड बताता है कि आप कितनी गति से जा रहे हैं या स्पीड से जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कहते हैं कि वेग में परिवर्तन होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, दूरी हम लोगों ने देख लिया, दूरी हम लोगों ने देख लिया, दूरी देख लिया, चाल देख लिया और विस्थापन देखा, विस्थापन देख लिया, उसके साथ-साथ वेग भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, त्वरण, क्या देखेंगे? त्वरण। तो जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो 1 सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम पहले से है, 1 सेकंड और आएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। ये क्या होगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु 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 क्या है? का त्वरण, एक्सेलरेशन अथवा अचर का त्वरण क्या है? अचर है। दूरी के साथ-साथ समय, देखिए कहने का मतलब क्या है दोस्तों, समय के साथ-साथ जो डिस्टेंस है ना, 1 सेकंड, जो दूरी है, वो समय का क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो वो क्या कहलाता है? एक अचर, त्वरण क्या है? एक अचर माना जाता है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन माना जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल आगे और डिटेल्स देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक हम लोग अभी देखा दोस्तों, मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर था। मीटर क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देखा हम लोगों ने अभी। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, अगर त्वरण पॉजिटिव है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अगर एक्सेलरेशन या त्वरण, त्वरण अगर पॉजिटिव है, तो वो हमारा त्वरण ही कहलाता है, यानी कि एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन त्वरण अगर नेगेटिव है, तो वो क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहा जाता है। रिटार्डेशन कहा जाता है, तो यहाँ पे मंदन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि अब दोस्तों हमारा 20 ही क्वेश्चन था, लगभग क्या था दोस्तों, 20 क्वेश्चन था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा मिला होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ये बताइए कि अगर अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो डिटेल से पहले थ्योरी बताइए, उसके बाद उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, तो वैसा भी क्वेश्चन में वैसे में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में चाहिए या थ्योरी क्लास के फॉर्म में चाहिए, तो ये कमेंट करके बताइए दोस्तों, तो उस हिसाब से मैं आपका वीडियो लेके चलूंगा। और दोस्तों एक चीज और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, कि अगर मैथ का मैथ की बात करें दोस्तों, तो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन जो 2024 और 25 रेलवे का मैथ जितना भी है दोस्तों, आरआरबी में जितने भी एग्जाम हो गए, चाहे आरबी टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, एलपीसीबी हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, सारे एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन जो दोस्तों प्रीवियस जो 24-25 में है, वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों 2000 जो 25 में ग्रुप डी होगा, उसमें सीधा आप लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का पैटर्न देखा दोस्तों, सारा क्वेश्चन उसी प्रकार से आया हुआ है। तो ये नया पैटर्न का वीडियो में दोस्तों चैप्टर वाइज कब सोच रहा हूँ बनाने का, अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर मैथ का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारा क्वेश्चन दोस्तों सटीक सॉल्यूशन के साथ में लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।